नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमी हुई है और अब बातचीत शुरू हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के साथ डील करने वाले हैं। हॉर्मुज और परमाणु कार्यक्रम पर भी बात होगी, लेकिन ईरान बातचीत को ट्रंप की कमजोरी बता रहा है। दावा कर रहा है कि अमेरिका जंग हारने वाला था। ट्रंप ईरान की धमकी के सामने झुक गए हैं। अगर जंग होती तो अमेरिका को बड़ी हार मिलती। हार के डर से बातचीत को तैयार हुआ अमेरिका, और अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोगों की जान के चलते उन्होंने जंग टालने का फैसला किया है, नहीं तो अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने वाला था। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगी मदद। कहा रूस के हमले होते जा रहे हैं घातक। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की सुगबुगाहट तेज। अब मीडिया के जरिए करेंगे संवाद। अमेरिका भी बांग्लादेश में बड़े खेल की तैयारी में। पीओके में सेना और सरकार के खिलाफ तेज हुई बगावत। मुनीर की सेना भी बगावत को कुचलने के लिए तैयार। चलते चलते में बात करेंगे सिटी ऑफ फिलोसफर्स के नाम से मशहूर जगह की, जहां पत्थरों पर लिखे हैं विचार और हवा में बहता है दर्शन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हॉर्मुज के पास टैंकर के नजदीक हुआ धमाका। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने जारी किया अलर्ट। जहाज और चालक दल सुरक्षित। मिस्र में आया 5.5 तीव्रता का भूकंप। शर्म अल शेख के उत्तर पूर्व में महसूस किए गए तेज झटके। प्रशासन ने अस्पतालों और आपात सेवाओं को किया अलर्ट। अमेरिकी जनता का डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से घटता जा रहा है भरोसा। इकोनॉमिस्ट YouGov के सर्वे में सिर्फ 34% लोगों ने किया ट्रंप का समर्थन। 62% लोग दिखाई दिए नाराज। ग्रीस में जंगल की आग बुझाते समय हुआ बड़ा हादसा। आपस में टकराए 2 हेलीकॉप्टर। ग्रीस के जंगलों में तेजी से फैल रही है आग। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो रही है। वैसे बातचीत को लेकर ये दावे अमेरिका की तरफ से ही किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। उसने सार्वजनिक रूप से बैठक को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि ट्रंप बातचीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ हॉर्मुज और न्यूक्लियर के मुद्दे पर बात होगी, जबकि अब ईरान इनमें से किसी पर भी बातचीत करने को तैयार नहीं दिख रहा है। सच्चाई यह है कि यह पहली बार नहीं था जब ट्रंप ने शांति की उम्मीद जताई है। एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है, मैं ईरान के परमाणु हथियार खत्म करना चाहता हूं। हम इसे रोके हुए हैं। हम जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। ईरान ने भी हमसे अपील की थी, हम डील करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ईरान क्या कहता है, क्योंकि कई बार वो मुझसे कुछ कहते हैं और फिर बाहर जाकर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो नहीं चाहते कि उन पर हमला हो। उन्हें हमले की गंभीरता का अंदाजा था, क्योंकि वो इसे बनते हुए देख रहे थे। अब हम नेगोशिएशन के जरिए उनसे बात कर रहे हैं। 3 जुलाई को दोपहर से बातचीत शुरू होगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने उनसे हमला रोकने की अपील की थी। इसके अलावा हमारे मित्र देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर की तरफ से मांग की गई कि हमला नहीं किया जाए। अगर हमला करते तो वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता। अमेरिका पूरी तरह तैयार था। ये एक बहुत बड़ा हमला होता, लेकिन जब सहयोगी देश इसे टालने के लिए कहते हैं तो आपको सोचना पड़ता है। चलिए देखते हैं, शायद कोई डील हो सकती है। हॉर्मुज पर एक डील हो सकती है और फिर न्यूक्लियर मामले पर भी डील होगी। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया है और कहा है कि ईरान ने हमले रोकने की कोई अपील नहीं की थी। ईरान ने एक बार फिर ये दावा कर दिया है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण बना रहेगा और वो ओमान के साथ हॉर्मुज से गुजरने वाले एक नए रास्ते पर समझौते के करीब पहुंच गया है। यानी ईरान अमेरिका से हॉर्मुज के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि यहाँ टोल वसूली को लेकर जो फैसला वो कर चुका है उसी पर आगे बढ़ेगा। ईरानी मीडिया ने भी ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि ट्रंप एक बार फिर अपनी खोखली धमकियों से पीछे हट गए और दुनिया के सामने अपने पीछे हटने को एक एहसान के तौर पर पेश कर रही हैं। मेहर न्यूज ने ट्रंप के बयान को एक नया झूठ कहा है। IRGC के हवाले से उसने कहा कि ईरानी सेना पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और किसी भी हालात के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया में अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक की कमी को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं।
तस्नीम न्यूज ने खबर दी है कि ईरानी हमले को रोकने के लिए अमेरिका के पास मिसाइलों का स्टॉक सीमित रह गया था, जिसके चलते ट्रंप को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। वहीं ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी दुश्मनी वाली हरकतें जारी रखता है। फिलहाल सभी की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज होती जा रही है। इस वक्त सबसे खतरनाक जंग ब्लैक सी में हो रही है। यूक्रेन यहां रूसी जहाजों पर हमले कर रहा है। वहीं अब रूस ने भी यूक्रेन के पोर्ट्स पर जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन के लिए ब्लैक सी पोर्ट्स बेहद जरूरी माना जाता है। ये सिर्फ सामान भेजने का रास्ता नहीं है, बल्कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और अनाज व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ से गेहूं, मक्का, सूरजमुखी तेल और दूसरे कृषि उत्पाद दुनिया के कई देशों तक पहुंचते हैं। यूक्रेन दुनिया का जो सामान निर्यात करता है उसमें कृषि उत्पादों का हिस्सा 60% है। ऐसे में अगर रूसी हमले से ये पोर्ट बंद हो जाता है तो इसका असर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। रूसी हमले का असर भी दिखने लगा है। कई शिपिंग कंपनियां भी यूक्रेन के बंदरगाहों पर जाने से बच रही हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से यूरोप और अमेरिका से मदद मांगी है। रूस के हमले को लेकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने सिर्फ एक सप्ताह में 16 यूक्रेनी क्षेत्रों पर बड़े हमले किए, जिसमें करीब 1900 ड्रोन, लगभग 1600 हवाई बम और 144 अलग अलग तरह की मिसाइलें शामिल थी, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की ने यह भी माना है कि रूस के अधिकांश हमले अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे हैं। और इसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूरोप और अमेरिका से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर तत्काल दिए जाने चाहिए। यूरोपीय देशों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए होना चाहिए, न कि उनके स्टॉक पर बैठे रहना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि देरी से मॉस्को को यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाने के और मौके मिलते हैं, क्योंकि रूस अपनी तेज गति वाले हमलों की रणनीति को बेहतर बना रहा है। ऐसे में तुरंत फैसला लिया जाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि हम हर उस नेता और देश को देखते हैं जो प्रतिक्रिया देता है, लेकिन एकमात्र मजबूत और सही प्रतिक्रिया जो वास्तव में अपना मकसद पूरा करती है और लोगों की मदद करती है। ये यूक्रेन में हमारे लोगों और हमारे देश के लिए अतिरिक्त मदद होगी। दुनिया के पास पैट्रियट मिसाइलें हैं। जरूरी यह है कि हमारे सहयोगी राजनीतिक फैसला ले, यानी जरूरी पैकेज देने का फैसला। ज़ेलेंस्की का बयान और रूस के बढ़ते हमले ये साफ है कि यूक्रेन जंग धीरे धीरे हार रहा है। वहीं रूस तेजी से यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से ही शेख हसीना किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, लेकिन अब अपनी सरकार के सत्ता से बेदखल होने के लगभग 2 साल बाद शेख हसीना भारत में पहली बार खुले तौर पर मीडिया के सामने आने जा रही हैं। वो 5 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, जहां वो अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करेंगी। इसके साथ ही कहा तो यहां तक जा रहा है कि वो बांग्लादेश में वापसी का भी ऐलान कर सकती हैं। दरअसल पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तरफ से एक वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम 5 अगस्त को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित सर मार्क टली ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया पर भी की जाएगी। ये कार्यक्रम शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में 15 सालों के शासन के बाद हुए पतन की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित होने वाला है। बता दें कि 5 अगस्त का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त के दिन ही ठीक 2 साल पहले यानी साल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा था। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया, जो पूरे देश में एक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन के चलते ही पीएम शेख हसीना को उनकी सत्ता छोड़कर देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की धमकियों और अपनी जान के डर से शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ गई थी, और अब शेख हसीना के मीडिया के सामने आने की खबर ने खलबली मचा दी है। इस बीच बांग्लादेश में यूनुस को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति बनाने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, बल्कि मीडिया में इस तरह की अटकलें हैं। और इन खबरों को बल तब और ज्यादा मिल गया जब दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो गौर बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे। इस दौरान ढाका में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के साथ उनकी मुलाकात ने क्षेत्र में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सर्जियो गौर ने 1 जुलाई को यानी अपने दौरे के आखिरी दिन
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की और इस दिन सत्ताधारी पार्टी बीएनपी की स्थायी समिति की बैठक भी हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रपति पद के लिए मोहम्मद यूनुस के नामांकन पर चर्चा हुई। यानी अब बांग्लादेश से अमेरिका और भारत चीन को आउट करने वाले हैं। अब बात करेंगे मुश्किल में फंसी पाकिस्तान सरकार की। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले काफी वक्त से हिंसा देखी जा रही है, जिसे रोकने में सरकार नाकाम रही है। सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन अब और तेज होता जा रहा है, जिसकी चर्चा अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये दूसरे देशों में भी सुर्खियों में छाया हुआ है, जिससे सरकार घबराई हुई है। और जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है, सरकार उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। और अब पीओके में खड़े हुए विद्रोह पर मशहूर पाकिस्तानी टीवी होस्ट ताबिश हाशमी ने आसिम मुनीर के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। टीवी होस्ट ताबिश हाशमी के शो को पाकिस्तानी सरकार और सेना के कहने पर बंद कर दिया गया है। उन्होंने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी को लेकर पाकिस्तान सरकार और सेना की कार्रवाई की निंदा की थी और अब उन्हें आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी है। हालांकि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। पाकिस्तान में कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को बैन किए जाने की रिपोर्ट है। अल जजीरा को बैन किए जाने को लेकर अभी तक पाकिस्तानी सरकार या अल जजीरा की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि देश में अल जजीरा की वेबसाइट नहीं खुल रही है। बता दें कि अल जजीरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रही उथल पुथल, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर आक्रामक रिपोर्टिंग कर रहा है। पीओके में हो रहे प्रदर्शन पर उसका पूरा का पूरा फोकस है। अल जजीरा की कवरेज को पाकिस्तान में काफी देखा जा रहा है, जिससे शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर बौखलाए हुए हैं, जिसके चलते अब सरकार ने बौखलाहट में ये कदम उठाया है। पीओके में जारी हिंसा पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे निपटने के लिए सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। इस बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ लगी सीमा पर चीनी 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर आर्टिलरी सिस्टम तैनात किए हैं और ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब पाकिस्तान अपनी सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां फिलॉसफी सीखनी या पढ़नी नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ की हवाओं में ही जीवन दर्शन घुला हुआ है। कल्पना कीजिए, जीवन दर्शन समझने के लिए आपको फिलॉसफी की भारी भरकम किताबें ना पढ़नी पड़े, किसी यूनिवर्सिटी में ना जाना पड़े। आप एक ऐसे रास्ते पर टहल रहे हो जहां बगल से बहती नदी की आवाज आपको सदियों पुराने विचारों में खोने को मजबूर कर दे। एक ऐसा रास्ता जहां कदम बढ़ाने पर सूखी पत्तियों की सरसराहट आपको इतिहास के पलटते पन्नों की याद दिलाती चली जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी जगह वाकई में है। इसे अगर हम मॉडर्न सिटी ऑफ फिलोसफर्स कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। ये ऐतिहासिक शहर है जर्मनी का हाइडेलबर्ग। इस जगह की गलियों में गुजरते हुए कई ऐसे विचार मिल जाएंगे जो फिलॉसफी की मोटी मोटी किताबों में भी नहीं मिलेंगे। आज इस शहर की आबादी 1,63,000 के आसपास है। समय बदला, सभ्यताएं आगे बढ़ी, लेकिन आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे कंप्यूटर युग में भी इस शहर ने दार्शनिकता को आम जीवन से जोड़े रखने का अद्भुत प्रयोग किया है। इस शहर का सबसे खास आकर्षण है द फिलोसोफियन वे। ये कोई आम रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर फिलोसफर्स वॉक है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दार्शनिक और युवा छात्र रोज शाम को अपनी व्यस्त दिनचर्या से ब्रेक लेते थे, तो वो सब इसी रास्ते पर टहलने निकल आते थे। उस दौर के महान जर्मन विचारक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल जब यूनिवर्सिटी में अपने कड़े लेक्चर से थक जाते थे, तो वो इसी रास्ते पर आकर एकांत में टहला करते थे। 20वीं सदी के महान अस्तित्ववादी दार्शनिक कार्ल जेस्पर्स ने भी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी शहर और इसी रास्ते को समर्पित किया था। उस वक्त जो भी विचार उनके मन में आते थे, उसे दीवारों पर लिख देते थे। इस रास्ते के किनारे हर कदम पर दार्शनिकता की कोई ना कोई गहरी पहचान अंकित है। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको जगह जगह पत्थरों और पट्टिकाओं पर उकेरी गई खूबसूरत कविताएं, महान दार्शनिकों के नाम और उनके कालजयी विचार लिखे हुए मिलते हैं। ये शहर हमें सिखाता है कि महान और क्रांतिकारी विचार बंद कमरों या आधुनिक मशीनों की गड़गड़ाहट में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर शांत मन से सोचने पर आते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।